क्लास आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। हम एलपीजी पढ़ रहे थे, जिसमें से एल हमने पढ़ लिया लिबरलाइजेशन, पी छोटा सा टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। ये भी कुछ खास बड़ा नहीं है, आज कंप्लीट हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है, लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज को हमने कुछ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में सॉरी गलत हो गया। लिबरलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज खोलने के जो सारे रिफॉर्म्स थे, टैक्स रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, सब कुछ हमने नए बनाए ताकि लोग आराम से फैक्ट्रियां खोल सके, खुल के ट्रेड व्यापार कर सके। लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दी, टैरिफ पॉलिसी हटा दी। तो लिबरलाइजेशन में था कि खुल के आप लोग काम करो, गवर्नमेंट अपनी जो लाइसेंसिंग है और जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को रिलैक्स करेगी। फिर प्राइवेटाइजेशन में कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट लोगों को भी उसका हक दो, वो उसके ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट सब कुछ संभाले ताकि इंडिया की ग्रोथ हो। लास्ट जो चीज बची है वो बची है ग्लोबलाइजेशन। और ये तीन चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया मिजरेबल कंडीशन में चला गया था और इंडिया कर्जे के अंदर डूब गया था, पैसे नहीं बचे थे इंडिया के पास, तो इंडिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गया पैसे मांगने के लिए। तो उन्होंने पैसे देने को मना नहीं किया, उन्होंने कहा हम पैसे देंगे, पर आपको ये एल, पी और जी अपनाना पड़ेगा ताकि आप खुल के काम कर सको पूरे वर्ल्ड के साथ। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब मिल के काम करना, इंटीग्रेट करना, कोलैबोरेट करना। इंटीग्रेशन में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन करना है किसके साथ, नेशनल इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी कह लो। ठीक है, मतलब जो ट्रेड होगा वो पूरे वर्ल्ड के साथ किया जाए, बाहर की कंपनीज को इंडिया में बुलाया जाए और यहाँ पे उनकी ब्रांचेस खोली जाए और उनके ऑफिसेस खोले जाए। बैंक्स बाहर के आए इंडिया में, उनको रोक टोक खत्म कर दी जाए, लाइसेंसिंग उनकी इजी कर दी जाए। अब जब बाहर की कंट्रीज के लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपने ऑफिसेस एंड ब्रांचेस खोलेंगे, तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगी, यहाँ के लोगों को मिलेगी एम्प्लॉयमेंट। यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनके पास क्या आएगा, पैसा, सब लोग के पास पैसा आएगा। तो इससे देश की क्या होगी, डेवलपमेंट। कैसे, देखो, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मैकडोनल्ड्स नहीं था, केएफसी नहीं था, वर्ल्ड जो के इंटरनेशनल बैंक थे वो नहीं थे, और कॉल सेंटर जिसको आप कहते हैं बीपीओ, वो भी नहीं थे, तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी नहीं थी। तो जब ये सारी इंडिया में आ गई तो आपने देखा गुड़गांव एक पूरा हब बन गया, नोएडा एक पूरा हब बन गया कॉल सेंटर्स का और मल्टीनेशनल कंपनीज का। जगह जगह मैकडीज खुले, जगह जगह मॉल्स खुल गए हैं। तो ये देश की सुंदरता, देश की डेवलपमेंट हो रही है, सब लोगों को काम मिल रहा है। कितने लोग, अगर मान लो अगर आज मैकडोनल्ड्स, केएफसी, मॉल्स, कॉल सेंटर, इंटरनेशनल बैंक, मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ भी ना होता देश में, तो हमारे कितने लोग आज जो यहाँ पे, कितने करोड़ों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इन लोगों में, इन कंपनीज में, वो आज बेरोजगार होते, काम ही नहीं होता हमारे पास। कितने लोग फैक्ट्री खोल लेते, कितने लोग खेती कर लेते, कितने लोग हाथ का काम कर लेते। तो ग्लोबलाइजेशन से जब ये बाहर के लोग यहाँ पे आए तो देश की तरक्की हुई, एम्प्लॉयमेंट मिली, और जब सबके पास पैसा आएगा, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। अब ये डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, तो जो पैसे हमारे पास खत्म हो गए थे वो पैसा मार्केट में सर्कुलर फ्लो में घूमेगा, तो हमारा देश पूरी तरह से जो डूब गया था कर्जे के अंदर वो दोबारा उठना शुरू करेगा। तो ये प्लान था ग्लोबलाइजेशन का। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हुआ क्या क्या, इसके चेंजेस या इसके फीचर्स लिखे थे, फीचर्स। ग्लोबलाइजेशन पहला पॉइंट कि जो इंडिया के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, हम ये पढ़ रहे हैं, एलपीजीसी के अंदर आता है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या क्या, एक लिस्ट बनाई, स्पेशलिस्ट एक लिस्ट बनाई, जिसके अंदर कौन सी फैक्ट्रीज आई थी, हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट, दो तरह की इसमें
मतलब दो फैक्ट्रीज नहीं, दो तरह की फैक्ट्री आई। इसके अंदर पूरी एक लिस्ट आती है कि जो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली, जो हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स मशीन वगैरह स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, उस तरह की फैक्ट्रीज या कंपनीज, और जो हाई इन्वेस्टमेंट जिनके अंदर बहुत कैपिटल, बहुत पैसा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज गाड़ियों का शोरूम खोलूंगा तो कोई 5-10 लाख या 5-10 करोड़ से नहीं खुलेगा, उसमें बहुत वास्ट कैपिटल चाहिए होती है। तो मैं जाके गाड़ियों का, मारुति का, जैसे मारुति कंपनी है वो खाली इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर भी है, तो बहुत पैसा लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। तो हाई टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज और हाई इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज की लिस्ट बनाएगी। और इसमें बोला गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो ग्लोबलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आप 12th से पहले भी पढ़ चुके हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर के लोग हमारी कंपनीज में पैसा लगाएं। एक तो होता है कि बाहर के लोग अपनी ब्रांचेस लेके आए, अपनी फैक्ट्रीज खोली अपने नाम से। एक होता है कि हमारी कंपनीज में, हमारी इंडिया की कंपनीज में पैसा लगाए, तो वो कोलैबोरेशन होगी उनकी। इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट बाहर के लोग आएंगे इंडिया में, और इंडिया की जो हाई टेक्नोलॉजी, हाई इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उसमें क्या लगाएंगे? पैसा। उसमें क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो वो पैसा कहाँ आया? पैसा जब लगेगा तो उससे मशीनरी खरीदी जाएगी, लेबर रखी जाएगी, बिल्डिंग खरीदी जाएगी, लैंड लिया जाएगा, बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो बाहर के लोग जब इंडिया में आएंगे, इस कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो पैसा किसके पास आएगा? अल्टीमेटली इंडिया के पास। हमारे देश में पैसा वो खर्च कहाँ होगा? इंडिया के पास। नौकरियां किसको मिलेगी? इंडिया के लोगों को। लेकिन इसमें एक लिमिट रखेगी कि अप टू 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी, पिछले से पिछली आई थिंक बताया था, बाकी अकाउंट्स के बच्चों को पता होगा कि मान लो एक कंपनी है, उसके हिस्से, उसके शेयर्स कर दिए गए, उसके अलग अलग हिस्से कर दिए गए, तो 50% या 51% तक मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं मालिक हूं। बाकी जो 49% बचते हैं शेयर्स, 49% शेयर मैंने लोगों को दे दिए, जो भी खरीदेगा उसको उतना शेयर मिल जाएगा। और जब मेरी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के रूप में उनको बांट दिया जाएगा। तो बेसिकली लोन लेने के बजाय मैंने क्या करा? लोगों से 49% पैसा ले लिया, और जब मेरी कंपनी का प्रॉफिट होगा 51% मैं रख लूंगा, 49% मैं लोगों को बांट दूंगा। ये मिनिमम 50% होता है। हो सकता है मैं 60 रख लूं, हो सकता है मैं 70 रख लूं। 51 तो मेरे को रखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं मालिक हूं। अगर मैंने 40% रखे और 60% मैंने लोगों को दे दिए शेयर, तो मेरे पास सिर्फ इतना प्रॉफिट आएगा। तो 60% वाले में अगर मान लो एक बंदे ने ही सारे शेयर खरीद लिए 60%, तो वो बन जाता है ओनर ऑफ द कंपनी। तो ये रिस्क हो जाता है कि मेरी कंपनी का मालिक तो वो बन गया, मेरे को सिर्फ 40%। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 51% शेयर अपने पास रखो, मेजोरिटी आपके पास रहेगी। तो 49% बाकी लोगों के पास है। मान लो किसी एक बंदे ने 49% खरीद लिया, पर वो मालिक नहीं बनेगा, मालिक आप ही रहोगे, क्योंकि आपके पास 1% ज्यादा या 2% ज्यादा शेयर रहते हैं। फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये बीएसटी का टॉपिक है और अकाउंट्स का टॉपिक है। पर इक्विटी का मतलब समझना चाहिए कि वो जो पैसा लगाएंगे 51% की लिमिट तय कर देगी। फॉरेन इक्विटी 51% तक वो शेयर्स, इक्विटी या इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है जी। तो एक चीज तो ये करेगी कि बाहर के लोग आए और इंडिया के अंदर पैसा लगाए, इंडिया की कंपनी के ऊपर, अपनी कंपनी नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड। अब ये जो बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, इनको क्या कर दिया गया? जब ये आएंगे तो इनको कोई लाइसेंस नहीं लेना, कोई पेपर वर्क नहीं करना, सिर्फ आए, जिसकी कंपनी है उससे मीटिंग करें। अगर उनको लगता है इसमें ग्रोथ के पोटेंशियल है कि हाँ भी, अगर वो सोचते हैं कि हमें पैसा लगाओ तो ये कंपनी राइज करेगी, आओ पैसा लगाओ। तो इसमें दी गई ऑटोमेटिक परमिशन। आपको परमिशन गवर्नमेंट से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में आओ, हमारे लोगों से मिलो, हमारी कंपनियों से मिलो, जिसमें लगता है आपको प्रॉफिट ज्यादा होना है, उसमें ऑटोमेटिक परमिशन इनको दे दी गई। उसके बाद आता है, अब इसके बाद आता है ऑटोमेटिक परमिशन, तो इसमें दे दी गई, इसको पॉइंट 2 ही मान लेते हैं, इसी के अंदर आ जाता है। दूसरा आता है और जो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज है, हाई इन्वेस्टमेंट नहीं, हाई प्रायोरिटी की जो जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे बिजली, पानी वगैरह वगैरह नेसेसिटीज होती हैं, इसमें अगर बाहर की कंपनीज आती हैं और पैसा लगाने चाहती हैं, तो इनको भी दी गई ऑटोमेटिक परमिशन। लेकिन इनकी लिमिट तय कर देगी, लिमिट तय कर देगी विद इन अप टू अ सम ऑफ 1 करोड़ रुपी, अप टू ₹1 करोड़, कि आप आओ 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करो तो आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक परमिशन आपको दी गई है। इसके अलावा
अगर मैं अपनी कंपनी में, मेरी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, मैं बाहर के लोग ने आया पैसा लगाया नहीं लगाया, मान लो मेरे पास खुद का पैसा है, अब मैं बाहर का स्पेशलिस्ट रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन, ये पॉइंट बुक में अलग अलग दिए हैं, तो आप मेरे नोट्स बना के लिख लो, जो मैं बना रहा हूँ इसको भी लिख लो, बुक वाले भी पढ़ लेना, तो एक कंबाइंड आंसर बन जाएगा आपका। फॉरेन टेक्नीशियन अगर मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बुक में जो है ये इसी पॉइंट के अंदर है, लेकिन मैं इसको अलग कर रहा हूँ, फॉरेन टेक्नीशियन, या मैं स्पेशलिस्ट कोई बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर के बंदे को जब मर्जी अपने कंपनी में बुलाऊं, उसको हायर करूं, उसको काम पे रख सकता हूं, और वो जो टेस्टिंग रिसर्च वर्क होगा सब काम इंडिया के अंदर ही हो, बाहर जाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बोला गया, ये हम पढ़ चुके हैं कि रुपये की वैल्यू डीवैल्यू की गई थी, ये हम पिछले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुपये की वैल्यू बढ़ाई गई विद इन 20% के आसपास बढ़ाई गई, तो उससे क्या हो गया, जब रुपये की वैल्यू बढ़ी तो एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो इससे हमारी फॉरेन कैपिटल बची, सेव। जब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है, इंपोर्ट घट रहा है बाहर पैसा कम जा रहा है, तो फॉरेन कैपिटल हमारी बच जाती है, हमारे पास रहती है, ठीक है। उसके बाद अब यही सब पॉइंट रिपीट किए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। यूनियन बजट मेड इंडियन पार्शियली कन्वर्टेबल, पहले जो रुपी था वो पार्शियली कन्वर्टेबल था, सिर्फ एक लिमिट तक आप रुपी को कन्वर्ट कर सकते थे डॉलर में, वो एक लिमिट तय करी गई थी कि भाई इतने तक आप, इतने रुपीस तक आप इसको ले सकते हो पार्शियली, लेकिन इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया, इस पार्शियली को हटा के फुली कन्वर्टेबल कर दिया गया। कि आप जितना आपके पास पैसा है उसको सारे के सारे का आप चेंज कर सकते हो, उसकी पूरी वैल्यू ले सकते हो। पहले था कि जितनी उसकी वैल्यू, उसकी पार्शियल वैल्यू आपको मिलती थी, बाकी वैल्यू नहीं मिलती थी। अब आज के डेट में ये है कि जितनी आपकी, मान लो आप रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जितनी आपके पास पूरी उस रुपये की वैल्यू या पूरे डॉलर की वैल्यू को पूरी दे दी जाएगी। बाकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी हम कर चुके हैं, अभी पिछले जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी की थी लिबरलाइजेशन के अंदर, उसके अंदर हो चुका है। तो वही इसमें लिखा होगा कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्राइजेस हैं, आज हमारी इंडिया में कोई चीज बनती है, बाहर की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसका जो प्राइस होगा, और बाहर से जो चीज इंडिया में आती है उसका जो प्राइस होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस क्या करेंगी, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये सब रिपीटेड पॉइंट्स हैं। कस्टम ड्यूटी, जो बाहर का सामान इंडिया में आ रहा है और इंडिया का सामान जो बाहर में जा रहा है, ऑब्वियसली उसमें टैक्स लगेगा, ड्यूटीज लगेंगी, वो रिड्यूस कर दी गई, रिड्यूस टैक्सेस या ड्यूटीज। कितनी, मैंने आपको पिछले बार बताया था कि पहले बहुत टैक्स लगता था, वो हटा दिया गया ताकि एक्सपोर्ट भी बढ़े और इंपोर्ट भी बढ़े। एक्सपोर्ट किसका हो, हमारे प्रोडक्ट जो हमने फिनिश्ड गुड्स बनाए हैं वो बाहर के इंटरनेशनल मार्केट में जाए। इंपोर्ट किसका बढ़ाना है, हमने रॉ मटेरियल का। अगर मैंने एक फैक्ट्री खोली और मेरे को पता है कि इंडिया में उसका रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, तो मैं बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से मंगाऊंगा। जब मैं वो रॉ मटेरियल मंगाऊंगा, मैं चाहूंगा वो सस्ता हो, क्योंकि जब रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो वो सस्ता बनेगा और उसको अच्छे रेट में मैं बेच सकता हूँ, कंपटीशन में लड़ सकता हूँ। तो वो चीज सस्ती मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले, इसलिए मेरे को इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन इंपोर्ट करने में ड्यूटीज बहुत ज्यादा, टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। तो वो टैक्सेस जो थे वो पहले थे 250%, 250%, मतलब अगर आपको 100 रुपए की चीज मंगानी है तो 250 रुपए उसमें टैक्स लग जाएगा, उसको 350 में मिलेगी आपको। वो रिड्यूस करके कितने कर दिए गए, 10%। अब 100 रुपए की चीज आपको 110 में खरीदने को मिलेगी, 350 में खरीदने को नहीं मिलेगी। इस तरह एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी हटा दी गई। तो ये ग्लोबलाइजेशन का मेन रीजन ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़े, बाहर की कंपनीज इंडिया में आके ब्रांचेस खोले, बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी को खरीदे, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करे, सब मिल बांट के इंटीग्रेट होकर काम करे, उससे देश की तरक्की होगी। लेकिन हुआ क्या, जब ये सारा काम हमने करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग थे, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका आइडिया लेके आए थे कि ये होना चाहिए काम। तो आपको पता है जब इंडिया में कोई भी काम अच्छा हो या बुरा हो तो बाकी लोग कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ क्रिटिक्स उसके अगेंस्ट भी जाते हैं।
तो अब हम वही पढ़ेंगे कि जो लोग इसके फेवर में थे उनका क्या कहना था और जो लोग इसके अगेंस्ट थे उनका क्या कहना था, तो पूरी डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक मिनट ऊपर आ गया, पॉजिटिव ट्रेड्स एंड नेगेटिव ट्रेड्स। जो लोग इसके पॉजिटिव ट्रेड्स में आ जाएगा तो पीपल हु वर इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ पे जो अगेंस्ट थे तो उन्होंने क्या क्या बातें करी। बहुत इजी है, आप खुद भी बना के लिख सकते हो। बुक में 3 पॉइंट्स है, मैं आपको 5-6 पॉइंट्स बता दूंगा। ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, आज हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी कंट्री की चीजें बाहर जाएंगी, इंपोर्ट बढ़ेगा, अच्छा रॉ मटेरियल हमारी कंट्री में आएगा, तो चीजें डेवलप होंगी, चीजें मॉडर्नाइज होंगी। तो ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। आज मेरे पास मान लो मैं एक बहुत अच्छी चीज बनाता हूँ, कोई अच्छी मशीनरी मैंने एक इनोवेशन की है, मैं अच्छी मशीनरी बना रहा हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन नहीं करी तो मैं सिर्फ इंडिया में ही उसको बेच सकूंगा। लेकिन जैसी ग्लोबलाइजेशन होगी, मेरे को परमिशन मिलेगी कि मैं पूरे वर्ल्ड में बेचूं, मैं पूरे वर्ल्ड में अपनी वो मशीनरी बेच सकता हूँ। सैमसंग, एप्पल, नोकिया, जितने भी आप फोन यूज करते हो वो खाली इंडिया में नहीं बिकते, वो बाहर की कंट्रीज, वहां से, एप्पल तो वैसे अमेरिकन कंपनी है, तो वहां अगर ग्लोबलाइजेशन इंडिया में है तो ही आप एप्पल के फोन यूज कर पा रहे हो ना, खुल के आपके पास चीजें आती है। तो ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। अगर हमको यहाँ की इंडिया की कोई चीज पसंद नहीं है और बाहर की कंपनी की चीज वो अच्छी है, हम वो खरीद सकते हैं। और अगर मैं अपनी कंपनी की चीज बाहर, इंडिया के बाहर बेचना चाहता हूँ तो मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि उसकी यहाँ डिमांड होगी। एडवांस टेक्नोलॉजी, बाहर के देशों की टेक्नोलॉजी, वहां के टेक्नीशियंस, वहां के इंजीनियर्स, वहां के स्पेशलिस्ट मेरे देश में आएंगे तो मेरे देश की मॉडर्नाइजेशन होगी। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाती है एक तो। आज अगर मॉल्स, एमएनसी, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, मल्टीनेशनल बैंक्स, कॉल सेंटर, बीपीओ ये सब ना हो तो हमारे देश के कितने लोग बेरोजगार हो जाए आप सोच सकते हो, क्योंकि सब लोग इसी में तो काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा, पैसा सर्कुलर फ्लो में घूमेगा मार्केट के अंदर, तो देश की तरक्की होगी। फ्यूचर हमारा एक सेफ हो जाएगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मेरे को पता है कि हाँ भी आज मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, 10-15 साल में इस कंपनी में काम करूंगा, गाड़ी, घर, अच्छा मकान, बैंक बैलेंस सब हो जाएगा मेरे पास। डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम मोर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन इंटरनेशनल एरिना, तो इसमें आ जाता है कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। जब हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो कंपटीशन भी लड़ेंगे मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से, और उसमें कुछ हद तक अपना एक हिस्सा बना के रखेंगे, एक शेयर बना के रखेंगे। नो डाउट आज इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट में कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, पर एक उम्मीद तो है ना कि हम अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे और ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक शेयर, अपना एक हिस्सा, अपना एक नाम बना के रखेंगे। और इंडिया इस एरिना में काफी आगे बढ़ भी रहा है। और जो लोग अब अगेंस्ट थे उन्होंने क्या बोला, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्रू मोर टू डेवलप कंट्रीज एज दे आर एबल टू एक्सपैंड देयर मार्केट्स। वो कहते हैं कि जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है सिर्फ उसके बस ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिलता है। हम अंडर डेवलप या डेवलपिंग या स्टैग्नेंट इकोनॉमी थे इस टाइम पे, हमको ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें लिख सकते हैं आप, नो बेनिफिट टू डेवलपिंग कंट्रीज, की हमारी कंपनी के पास, हमारी कंट्रीज का पैसा तो है नहीं, चलो बाहर का पैसा आएगा तो उसकी कमाई बाहर भी तो जाएगी। तो हमारी कंट्री एक नीची सोच की, एक कम सोच की, एक लोअर सोच की मोहताज है, क्योंकि हम लोग ज्यादा अभी इस दिशा में डेवलप नहीं कर पा रहे थे, अभी हम ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहे थे, और अच्छी टेक्नोलॉजी हम यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यूज टू हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये 1991 की बात हो रही है। और आज हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट था ये बिल्कुल गलत प्रूव हो गया, क्योंकि आज हम सारे एडवांस मशीनरी, लैपटॉप्स, मोबाइल्स और क्या क्या इंटरनेशनल मार्केट का यूज कर रहे हैं, मॉल्स, एमएनसीज, सब कुछ हम यूज कर रहे हैं। तो ये उस टाइम पे पॉइंट रखा गया था कि जब बाहर के लोग इंडिया में आएंगे तो हम उसको अधेयर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन कंप्राइजेस द वेलफेयर आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, की हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। जब वेस्टर्न लोग यहाँ पे आएंगे तो हम वेस्टर्न उनके तरीके से बन जाएंगे, तो हमारी आइडेंटिटी जो है, हमारा जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि हम उनके जैसे बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां से आएंगे। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब इकोनॉमिक
डिफरेंसेस बढ़ेंगे। डिफरेंसेस मतलब मतभेद वाला डिफरेंसेस नहीं, इकोनॉमिक का मतलब होता है फाइनेंशियल। कोई अमीर अमीर देश बन जाएगा, गरीब और गरीब बनता रहेगा। जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी वो लोग तो उठ जाएंगे, जिनके अंदर नहीं होगी वो गरीब बनते रहेंगे। तो आपस में देशों में एक इनइक्वालिटी आ जाएगी, इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कहते हैं उसको। तो उससे चीजें हो जाएंगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़े बेकार से पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसका कोई फायदा हुआ नहीं। ग्लोबलाइजेशन हुई, बाकी कंपनीज इंडिया में आई, आप अपने आसपास देखते हो कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये सही प्रूफ हुए थे, इनके ऊपर ज्यादा विचार नहीं की गई, क्योंकि ये खाली बस बोलने के लिए थे। बस जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट के काम में डंगा डालती हैं। आज भी उस टाइम गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और बीजेपी बोलती थी कि एफडीआई नहीं करनी, एफडीआई नहीं करनी। बहुत सारे स्टेटमेंट्स तो मैंने ही सुनी थी कि एफडीआई नहीं करनी, एफडीआई बहुत खतरनाक है, और रीजंस क्या रहते थे, ये वाले रीजंस। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी गवर्नमेंट में आया और प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने आने से पहले तो कहा था कि एफडीआई खत्म कर देंगे हम। लेकिन जैसे ही वो आए तो उन्होंने एफडीआई का जो रेशियो था ना, जो परसेंटेज था, वो और बढ़ा दिया उल्टा। तो बस ये होता है कि जो गवर्नमेंट अगेंस्ट होती है या ऑपोजिशन में होती है वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपने रखती है, उसका यही काम होता है। लेकिन एफडीआई हमारे देश के लिए एक बहुत फ्रूटफुल चीज प्रूव हुई थी। आउटसोर्सिंग बहुत जाना पहचाना आपका टॉपिक है। बिजनेस स्टडीज में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनको बता देता हूँ। आउटसोर्सिंग होता है कि अपनी कंपनी का कोई काम आप खुद नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी, बाहर की पार्टी से करवा रहे हो। इसको थर्ड पार्टी वर्क भी कहते हैं। कैसे? अरे डी कहाँ गया? ठीक है, थर्ड पार्टी। मान लो मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मेरे को अपनी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ऑब्वियसली बात है, मैं क्या हायर करूंगा? एक ऑप्शन तो ये है कि अकाउंटेंट को मैं जॉब पे रख लूं। एक काम क्या है, अकाउंटेंट को मैं जॉब पे रख लूं, वो फुल डे मेरे पास काम करेगा। एक और तरीका होता है कि मैं एक अकाउंटेंसी फर्म, जो कंपनी, एक अकाउंटेंसी फर्म वो कंपनी होती है जो सिर्फ अकाउंट्स देखती है किसके, दूसरी कंपनीज के, उसका काम ही यही है। तो मैं इसको हायर कर लूं कि आप महीने के महीने या महीने में 2 या 3 बार अपना बंदा भेजो, मेरे से फाइल सारी ले जाओ और वो अकाउंट्स आप संभाल लिया करो। तो मेरे अकाउंट्स मेरे बंदे के पास भी हो सकते हैं अगर उसको जॉब पे रखूं, या इनके पास हो सकते हैं अगर मैं इसको। अब मैं इस कंपनी को ये काम करने के लिए कुछ पेमेंट करूंगा, कुछ चार्जेस करूंगा। तो ये कंपनी जो है, ये मेरी एक कंपनी ये है, ये मेरे पास काम नहीं करती, सिर्फ ये मेरा काम संभालती है अकाउंट्स का। इसी तरह ये कम से कम 1000, 2000 या 3000 बंदों का काम संभालती होगी। तो ये कौन है? थर्ड पार्टी। क्योंकि ये मेरी कंपनी नहीं है, ये कोई और कंपनी है। ये मेरे को, मैं इसको पैसे देके काम करा रहा हूँ। जब आप पैसे देके किसी से काम करवा रहे हो तो या तो वो जॉब पे होगा या दूसरी बाहर की कंपनी होगी। तो बाहर की कंपनी से जब मैंने काम कराया तो उसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस कह रहा हूँ, आउटसोर्सिंग। थर्ड पार्टी से मैंने कोई काम करा लिया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। जैसे बैंक्स होते हैं, अब बैंक्स क्या करते हैं, मान लो ये बैंक है, ठीक है, और ये रियल में इंडिया में होता भी है। बैंक, मैंने क्या किया, ये मैं हूं, मैंने बैंक से क्या लिया? लोन। बैंक ने मेरे को दिया लोन, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जब बैंक मेरे को लोन दे रहा है तो मेरे को उसको वापस भी करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ। ईएमआई भरनी है मेरे को, जो लोन की किस्तें होती है मेरे को भरनी है बैंक को। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी किस्तें थी मान लो 2 साल की, 24 मंथ्स की। मैंने 1 साल तो उसको दिया, 12 महीने तो आराम से दिए, लेकिन 13th मंथ, 14th मंथ और 15th मंथ की दी नहीं। तो 3 महीने से जब मैं ईएमआई नहीं भर रहा, 3 महीने से, तो मेरे पास बैंक आएगा ना पैसे मांगने के लिए। तो बैंक डायरेक्टली नहीं आता मेरे पास। बैंक ने क्या रखा हुआ है? थर्ड पार्टी रखी हुई है। थर्ड पार्टी होता है, इसको कहते हैं रिकवरी एजेंट्स। रिकवरी एजेंट्स किसकी रिकवरी करते हैं? लोन की, बैंक की तरफ से। ये वो लोग होते हैं जो बैंक की जॉब नहीं करते, ये बैंक के एम्प्लॉइज नहीं होते, ये थर्ड पार्टी होते हैं, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। ये क्या करेंगे? बैंक इनको फाइल दे देगा उन लोगों की जो लोग ईएमआई नहीं भर रहे, जो लोगों ने पिछले 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल से ईएमआई नहीं भरी। बैंक इसको हर महीने फाइल देगा। ये लोग
अब ये वाले लोग मेरे पास आएंगे, मेरे से पैसे मांगेंगे, मेरे को डराएंगे, धमकाएंगे, उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे, मेरे से पैसे मांगेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर, लीगल तरीके के अंदर। जब ये लोग मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मैं पैसे अगर मेरे को देने हैं, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगा, एक मैं उनसे टाइम मांगूंगा, कुछ भी होगा, मैं पैसे इनको दूंगा, बैंक को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे से पैसे मांगने ये है, मेरी बैंक से बात हो जाएगी फोन पे, आपने इनको भेजा, हाँ जी हमने इस एजेंट को भेजा। तो ये एजेंट बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, इस कंपनी का कोई भी बंदा बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन बैंक ने इनको हायर किया हुआ है कि आप जाओ मेरी तरफ से पैसा लेके आओ। और जब ये लोग मेरे से पैसा लेके आएंगे, वो सारा का सारा पैसा किसको दे देंगे? बैंक को। और बैंक क्या इनको देगा? कमीशन देगा, क्योंकि ये फ्री में तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि ये बैंक का पैसा मेरे पास से लेके आके बैंक को वापस कर रहे हैं। तो ये क्या फ्री फंड में काम करे, लंगर खाएंगे? बैंक इनको जितना पैसा ला के देंगे उस पर कमीशन देता है। तो जब आप कमीशन पे काम कराते हैं बाहर के बंदे से, वो थर्ड पार्टी का बंदा होता है, दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग। की बाहर, आउट मतलब बाहर, सोर्स मतलब बाहर के बंदे से हमने काम कराना शुरू कर दिया। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो आउटसोर्सिंग का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? आप लोग पढ़ चुके हो बीपीओस। बीपीओस हम क्या कहते हैं? बीपीओस का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग वर्ड आ गया ना। इसको दूसरा नाम हम कॉल सेंटर भी कहते हैं। आई बात समझ में? आपको पता है कॉल सेंटर में काम करना है आपने, सबसे पहली चीज बोलते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए? ऐसा क्या है? हिंदी में क्यों नहीं? हिंदी के भी आगे नो डाउट। कॉल सेंटर में होता क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है, उसको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ठीक है? वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेगा? सेल भी करेगा, ठीक है? उसको कस्टमर केयर भी चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी कंपनी की चीजें बेच रहा है तो उसमें कोई कंप्लेंट आती है या कोई हेल्प चाहिए तो वो कस्टमर केयर के भी लोग, आप फोन करते हो उसको, उसके बाद कंप्लेंट्स भी सुननी है, इस तरह की कोई और चीजें भी होती होंगी। अब अमेरिकन कंपनी अपना सामान कहाँ बेच रही है? अमेरिका में बेच रही है, या पूरे वर्ल्ड में बेच रही है मान लो। अब अमेरिका में बेच रही है, ठीक है, सेल भी अमेरिका में। तो जो स्टाफ होगा, जो सेल संभालेगा, जो सेल की रिक्वेस्ट संभालेगा, सेल करने के लिए मार्केटिंग करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, लोगों को फोन करके बोलेगा भाई हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा आप ले लो, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा आप ले लो, वो बंदा भी तो अमेरिका का होगा, क्योंकि बेचना अमेरिका में है। कस्टमर केयर, जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए, कंप्लेंट्स के लिए अमेरिका का बंदा चाहिए। अमेरिका में जो लेबर है ना, वो बहुत कॉस्टली है। ग्लोबलाइजेशन हुई, बाहर की कंपनीज को बोला इंडिया में आओ बैठो। इंडिया में लेबर क्या है? चीप लेबर। उन्होंने क्या बोला? इंडिया में अपने ऑफिसेस खोले, कॉल सेंटर खोले, इंडिया के लोगों को, चीप लेबर मतलब एम्प्लॉइज, इंडिया के लोगों को काम पे रखा, उनको काम समझाया, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी, प्रोडक्ट के सेल के बारे में बताया। अब वो बैठा हुआ है, फोन पे बैठा, सामने लैपटॉप पड़ा है, फोन पे सिस्टम में बैठा हुआ है, मॉनिटर पे अपना फोन पे लगा हुआ है, बात कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है आप ले लो। कस्टमर केयर वाला अपनी बातें समझा रहा है, लोगों के प्रॉब्लम्स एंड रिव्यूज सुन रहा है, फीडबैक्स ले रहा है, किसी को कोई कंप्लेंट हो रही है, ये सारा काम हो रहा है इस कंपनी का। ये कंपनी कहाँ की है? अमेरिका। इसका प्रोडक्ट कहाँ में बिक रहा है? अमेरिका में। लेकिन ये जो इंडिया का बंदा है किससे बात कर रहा है? इन लोगों, ये जो इंडिया का बंदा इस पोजीशन पे है, ये किससे बात कर रहा है? ये भी अमेरिका के लोगों से। दैट्स व्हाई उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कि अमेरिका के लोगों से बात करे तो उसकी एसेंट पे बात करेगा। तो अमेरिकन कंपनी ने अपने बंदों से काम लेने के बजाय इंडिया की कंपनी को हायर किया, और इंडिया की कंपनी को उसने अपने प्रोडक्ट का काम दे दिया कि मेरा प्रोडक्ट बेचो, मेरे प्रोडक्ट कस्टमर केयर संभालो, कंप्लेंट संभालो। जब इंडिया के बंदे सारे वो काम संभालेंगे, अमेरिकन कंपनी इस कंपनी को क्या देगी? कमीशन, काम देगी, साथ में पैसा देगी। तो ये पैसा आपस में एम्प्लॉइज में बांटा जाएगा। इस तरह से इसको कहते हैं कॉल सेंटर, क्योंकि लोगों को कॉल करके सेल, कस्टमर केयर और कंप्लेंट्स ली जाती हैं, और इसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अमेरिकन कंपनी ने खुद अपना खर्चा नहीं किया, उसने सिर्फ इसको पैसा दे दिया और इससे काम करा दिया। ना इसने स्टाफ रखा, इसने सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाया और बेचने के लिए इसको बोल दिया कि तू बेच। इसने कोई स्टाफ नहीं रखा बेचने के लिए, कस्टमर के लिए, कंप्लेंट्स के लिए, सब इंडिया के सस्ते लेबर रखी गई। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो इंडिया में कॉल सेंटर बहुत सारे खुले, यही लिखा है। आईटी कंपनीज खुली, आईटी कंपनीज भी इसी के अंदर आ जाती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज खुली, बैंक्स खुले, इंटरनेशनल बैंक्स खुले, बीपीओस खुले, कॉल सेंटर्स, इस तरह से सब कुछ लिखा हुआ है।
इससे हमारे लोगों की एक्सपर्टीज बढ़ी, हमारे लोग पढ़े लिखे बनना शुरू हुए, जिसको कोई काम नहीं मिलता वो बीपीओ ज्वाइन कर लेता है। वो ऐसा नहीं कि उसको पैसे नहीं मिलते, करते करते उसकी लाखों में, हमने देखा कि बीपीओ में काम कर लोगों की लाखों में तनख्वाह आती है, और वो इंडिया के बाहर जिस कंपनी में काम करते हैं, किसी भी अमेरिकन कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो उस अमेरिकन कंपनी में उनकी जान पहचान होनी शुरू हो जाती है, तो वो कंपनी उसको वहां पे हायर भी कर लेती है। तो हमने देखा कि बीपीओ में काम करते करते लोग आउट ऑफ इंडिया, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिकन कंपनीज में जाके जॉब कर रहे हैं। तो हमारे देश की लोगों की तरक्की हो रही है। अब इसमें कौन से काम आते हैं, बुक में पूरी लिस्ट दी हुई है। अकाउंटेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग, बुक मेंटेनेंस, ये सेल, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, पूरी पूरी लिस्ट दी हुई है। आप बुक में से इसको पढ़ सकते हो। और ये क्यों हुआ, आउटसोर्सिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती तो ये कुछ भी ना होता। इसके बाद आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक टॉपिक है जो बहुत इजी है, पिछली सारी चीजों को मिला के रखा गया है। तो आपका आज होमवर्क है, ये इकोनॉमिक्स में बड़े दिनों बाद होमवर्क मिल रहा है। आपने इसको रीड करना है, लेकिन थॉरोली गो थ्रू करना है पूरा। थॉरोली रीड करना है, इसको समझना है, और अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ आया, जैसे पिछली बार आपने टेस्ट के लिए मेरे को वोटिंग की है, इस बार भी आपको वोटिंग करना है कि जिसको समझ आ गया वो लिखेगा यस आई गॉट इट व्हाट्सएप पे, और नो आई डिडंट। बच्चों वाले काम दे रहा हूं, लेकिन ऐसे ही इसी मैनर में लिखना है, क्योंकि आपने जो टेस्ट के रिस्पॉन्स भेजे ना, बहुत सारे लोगों ने यस सर लिख दिया, लेकिन ये नहीं लिखा है यस सर क्या, कंबाइन की नहीं। तो अब आपने लिखना है यस आई गॉट इट या अंडरस्टैंड, मेरे को समझ आ गया, और मेरे को समझ नहीं आया क्या टॉपिक ये। तो जो ज्यादा वोट्स होंगे, अगर आपको समझ आ गया रीड करने के बाद, तो हम इसको कवर अप नहीं करेंगे, आप खुद पढ़ लेंगे, नोट्स मैं दे दूंगा। और अगर समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर किया जाएगा, वरना अगला अप्रेजल जो दिया एलपीजी का, इसी का एलपीजी का अप्रेजल, उसको कवर करेंगे। और अगर आपने बोला नो ज्यादा बच्चों ने, तो उसको कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मान लो इसमें बच्चों ने 7 बच्चों ने बोल दिया कि भी हमको समझ आ गया है, पर 2 बच्चों ने बोला नहीं आया, तो इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, इनको अलग से समझा दिया जाएगा। टॉपिक किसी बच्चे के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, मतभेद नहीं करेंगे, सबको समझाया जाएगा। पर एक मेरे को इजी लग रहा है, मेरे को लग रहा है आपको समझ के आ जाएगा, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपका भी नहीं। तो फटाफट से पढ़ो और मेरे को आंसर करो।